जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों ने मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को कब्जे में ले लिया है। यह आतंकी कौन है, इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईवे और सड़क इस तरह बंद नहीं कर सकते। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से सोनीपत और बहादुरगढ़ के स्थानीय निवासी मिले। इस दौरान उन्होंने किसान द्वारा बंद रास्तों को खुलवाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग की ओर से माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू माउंट यूनम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को फ्लैग ऑफ दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के स्कूलों के 75 बच्चे पर्वतारोहण कार्यक्रम के लिए मनाली की 6111 मीटर ऊंची पहाड़ी के लिए रवाना हुए। प्रदेश के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पंचकुला सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 पुराने और 14 नए मामलों को सुना गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी मामलों में अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं इस बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, डीसी वीना प्रताप सिंह और डीसीपी मोहित हांडा ने भी शिरकत की। प्रदेश में बाजरे की खरीद को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का बयान सामने आया। दरअसल ओपी यादव ने कहा कि सरकार बाजरे का एक एक दाना खरीदकर भावांतर योजना के तहत किसानों की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि आढ़ती भले ही भाव कम करने का प्रयास करे, लेकिन मंडियों में सरकार प्लेयर के रूप में उतरेगी। वहीं किसानों पर मुकदमे दर्ज होने के सवाल पर राज्य मंत्री बोले कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब में राजनीति में उलटफेर को लेकर उन्होंने कहा कि इससे किसान आंदोलन पर भारी फर्क देखने को मिलेगा। उधर इंद्री में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने की, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने शिरकत की। इस अवसर पर करणदेव कंबोज ने कहा, बीजेपी ने त्रिदेव के नाम से कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत इंद्री में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर किसानों के विरोध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबको लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन हुड़दंगबाजी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेगी। साथ ही उन्होंने किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान पर भी निशाना साधा। एलनाबाद उपचुनाव में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही मंथनों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बीजेपी ने चंडीगढ़ में सिरसा जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एलनाबाद उपचुनाव पर मंथन किया गया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सिरसा जिले के पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, जबकि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और विधायक कमल गुप्ता सुभाष बराला के सहयोगी होंगे। वहीं उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी ने 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुलाई। हालांकि धनखड़ ने एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार होने के संकेत भी दिए हैं। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव बीजेपी के लिए एक अवसर है, जबकि चुनौती इनेलो के लिए है, क्योंकि इस्तीफा इनेलो नेता अभय चौटाला ने दिया है, इसलिए उनके लिए ज्यादा चुनौती होगी। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं विधायक गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा ने दावा किया कि सिरसा नगर परिषद के तहत विकास कार्यों का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा।
वहीं एचएलपी की चेयरपर्सन बनने के बाद सिरसा नगर परिषद के तहत करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, जो एक रिकॉर्ड के हैं। और उन्होंने कहा कि विधायक गोपाल कांडा के प्रयासों से सिरसा को करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट मिले हैं। उनसे सिरसा की मुख्य समस्याओं का समाधान होगा। वहीं गोविंद कांडा गुरुवार को सिरसा के भादरा, वहीं आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य का अवलोकन करने पहुंचे थे। उनके साथ नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे। वहीं गोविंद कांडा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिरसा की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। इसके लिए प्लांट और अन्य डिग्गियों के निर्माण पर करीब 30 करोड़ की राशि पहले ही मंजूर करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जलभराव समस्या के स्थायी समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर परियोजना शुरू हो चुकी है। उन्होंने सिरसा के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा के प्रयासों की सराहना की। ऐलनाबाद को लेकर जहां एक तरफ सियासी गर्मियां अब पूरी तरह से अपने चरम पर है, तो वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर राजस्थान के बॉर्डर पर नाकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी संबंध में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए हनुमानगढ़ और सिरसा पुलिस के बीच बातचीत का दौरा जारी है। जरूरी जानकारियां और अपराधियों का डाटा आपस में शेयर किया जाएगा। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सजग है। यहां जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बरनाला रोड स्थित कार्यालय में पत्रकारों के साथ साझा की और इसी के साथ ही क्या कुछ कहा। ऐलनाबाद उपचुनाव की घोषणा होते ही सिरसा में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सिरसा प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से दी गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। कोविड के चलते चुनाव आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइन के तहत चुनाव करवाए जाने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी हिदायतों पर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता सुभाष जोंका ने कहा कि सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए चुनाव को सीमाओं में बांध रही है और इसमें प्रशासन को आगे किया जा रहा है। वहीं इन हिदायतों के उल्लंघन पर सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में रोड शो और बाइक रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। कोविड के चलते इन चुनावों में जारी गाइडलाइन के तहत राजनीतिक पार्टियां भी इस बार रोड शो नहीं निकाल पाएंगी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। चुनाव का परिणाम 2 नवंबर को घोषित किया जाएगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की गई है। वहीं हिसार के रहने वाले राहुल देव बुरा ने यूपीएससी में 76वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद महम के 24वीं सरखा पंचायत ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। उधर अम्बाला में मौसम का मिजाज बदल गया है। भीषण गर्मी के बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन इसी बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। बारिश के कारण गलियों में पानी भर गया, जिससे जलभराव जैसी स्थिति देखी गई है। उधर इंद्री में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन का किसानों ने भारी विरोध किया। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की तमाम कोशिश की, तो वहीं पुलिस की टीम ने किसानों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों ने कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया।
उधर झज्जर के ढांसा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दौरे का जोरदार विरोध करने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को नेहरू कॉलेज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने विरोध का ऐलान किया और किसानों ने दुष्यंत चौटाला पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उधर मानेसर की आईएमटी कंपनी में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। और जाखल में किराया अदा न करने पर नगर पालिका ने किराएदारों के प्रति सख्त दिखाई है। नगर पालिका कर्मियों की ओर से दुकानों पर ताले लगाए जाने की कार्रवाई पर दुकानदारों में रोष बना हुआ है। नगर पालिका कर्मियों पर भड़के किराएदारों से स्टाफ को बेरंग लौटना पड़ा और वहीं दुकानदारों ने इस संबंध में नगर पालिका सचिव से मिल उन्हें कुछ समय देने की बात कही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान एसएसबी ने साइकिल यात्रा निकाली और पानीपत के स्थानीय स्काई लॉर्क में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं साइकिल यात्रा को लेकर कमांडेंट ऑफिसर अनिल नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइकिल यात्रा की शुरुआत 26 सितंबर कांगड़ा हिमाचल से की गई है, जिसमें 15 कैंडिडेट शामिल हैं और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देकर इसका समापन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे लिए आजादी के बहुत बड़े मायने हैं। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए बहुत बड़े बलिदान किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जा रही सीआरपीएफ की साइकिल रैली को सोनीपत के ग्रुप केंद्र खेवड़ा से वीरवार को चंडीगढ़ लेकर पहुंचे। सीआरपीएफ के आईजी मूलचंद पवार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गुजरात से आईपीएल के कबड्डी कोच मनप्रीत सिंह, उप कमांडेंट संजीव कुमार समेत खेवड़ा सीआरपीएफ कैंप के काफी जवान और गणमान्य व्यक्ति भी मौके पर मौजूद रहे। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश की पैरामिलिट्री फोर्स आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में आईटीबीपी के जवान रोहतक के मानसरोवर पार्क में पहुंचे और शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वही यात्रा 27 अगस्त से शुरू हुई थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए। वहीं देश पैरामिलिट्री फोर्स के जवान साइकिल यात्रा निकालकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में लगभग एक सप्ताह से इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, जिस कारण ग्रामीणों का जरूरी कागजात कार्य अधर में अटका हुआ है और कर्मचारी भी इससे परेशान हैं। वहीं स्कूली छात्रों को भी तहसील परिसर के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, छात्र भी काफी ज्यादा परेशान हैं और यहां अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि वह 3-4 दिन से काफी ज्यादा परेशान हैं और अपने जरूरी कागजी कामकाज के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं। समय पर कभी तहसील परिसर अधिकारी नहीं मिलते। उधर फतेहाबाद के गांव बिगड़ में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण डीसी के दफ्तर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका गांव के बीचों बीच है, जहां दिन भर ग्रामीण महिलाएं और युवतियों को वहां से गुजरकर होना पड़ता है। फतेहाबाद में हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां नगर परिषद की टीम ने इलाकों में फोगिंग करवाई, जिसके कारण डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में इसी के चलते फोगिंग करवाई पड़ी।
मध्य प्रदेश के अनाज मंडियों में मंडी मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। धान सीजन के लिए सरकार ने मजदूरी दर जारी की थी, जिसके बाद मजदूर नाराज हैं। सीजन के लिए सरकार ने प्रति बोरी मजदूरी दर 9 रुपए 54 पैसे निर्धारित की थी। सीजन में मजदूरी 12 रुपए 4 पैसे दी गई थी। और मजदूरी घटाए जाने से भड़के मजदूर जिले की सभी मंडियों में एकत्रित हुए और जिला सचिवालय का कूच किया। किसान आंदोलन के चलते सोनीपत नेशनल हाईवे बंद होने के बाद जब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क से डाइवर्ट रूट कर दिया तो यहां सड़कों की हालत जर्जर भी देखी गई। वहीं जैसे ही खराब सड़कों का मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में आया तो उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए निर्देश दिए और कार्यों को पूरा करवाने के लिए ग्रांट का ऐलान भी किया। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया और यहां खराब सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सोनीपत के राय क्षेत्र से पीडब्ल्यू विभाग की निगरानी में ग्रामीण क्षेत्रों की खराब सड़कों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं सड़कों के निर्माण होने से स्थानीय लोगों के साथ वाहन चालक भी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। गोहाना के एसडीएम ने जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही बरसाती पानी के जलभराव की निकासी के लिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि किसानों की फसल को बचाया जा सके। वहीं इस दौरान मौके पर जेई विनोद कुमार और एक्सीएन मनदीप गुलिया ने कार्य अति शीघ्र शुरू करवाने का आश्वासन दिया। सोनीपत की महावीर कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और इस परिवार में रहने वाले एक शख्स ने भी जहर खा लिया। वहीं परिवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक घर की बहू ने तीनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था और कोर्ट से जमानत करवाई गई थी। इसी से आहत होकर तीनों ने मौत को गले लगा लिया। मृतक के परिजनों ने बताया करीब 4 साल पहले अंकित की शादी हुई थी, तभी से परिवार में आपसी कलह चल रही थी। ये कलह इतनी बढ़ गई कि बहू ने पूरे परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस भी परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। बुधवार को भी तीनों को थाने में बुलाकर बेइज्जत किया गया। इधर हिसार जिले में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दिल्ली रोड पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम ने वहां से 729 किलो नकली देसी घी बरामद किया। सीएम फ्लाइंग टीम के उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि उनको मॉरिस गैरेज के पास नकली घी बनाने का सामान बरामद हुआ है और जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री में रेड भी मारी और यहां सदर थाना पुलिस उस मौके पर मौजूद रही। उधर पानीपत में एक विवाहिता के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां मामला दुर्गा कॉलोनी का है। जहां आपको बता दें कि करीब 9:30 बजे एक विवाहिता अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी तो रास्ते में उसी कॉलोनी के रहने वाले कुछ युवकों ने उस पर गलत कमेंट करने शुरू कर दिए और उसके साथ छेड़छाड़ भी की। वही महिला ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी यही नहीं रुके। आरोपियों ने वीरवार सुबह फिर से पति पत्नी दोनों पर हमला किया और हमले में पति पत्नी दोनों घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं गोहाना के गांव में गलियों में जलभराव के चलते मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई है। जलभराव के चलते ग्रामीणों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण गलियों में खड़े गंदे पानी से निकलकर अपने काम के लिए जाते हैं, जिससे ग्रामीणों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वहीं सितंबर माह में हुई भारी बारिश से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पानी निकासी के बाद हुए नुकसान के कारण ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उधर किसानों ने भी सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की। फतेहाबाद के हंस मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई नगर परिषद की टीम और दुकानदारों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई पर आ गई। जानकारी के अनुसार हंस मार्केट में दुकान
और दुकानदारों के बाहर यहां अतिक्रमण हर समय लगा रहता है। दुकानों के बाहर लोग फड़ियां लगाकर सामान बेचते हैं और रेहड़ियां भी लगी रहती हैं। नगर परिषद की टीम जब अतिक्रमण हटवाने के लिए पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों का आरोप यह है कि प्रशासनिक टीम द्वारा उनसे पैसे मांगती है और ना देने पर उनकी फड़ियां हटवाने का आदेश दिया जाता है। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट की। युवक को डंडों से बेरहमी से पीटा गया और बीच बचाव करने आए पोलियोग्रस्त विकलांग के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं अस्पताल में मारपीट की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया गया। और वहीं आपको बता दें कि यहां डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसी मामले में लगातार आदेश भी जारी है। और वहीं आपको बता दें कि वहीं हरियाणा बॉक्सिंग संघ की तरफ से प्रदेश स्तरीय एलीट महिला का आयोजन किया गया, जहां बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ये प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक की करीब 200 महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता से हरियाणा प्रदेश की एक टीम तैयार की जाएगी जो 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हिसार में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। नवरात्रों में अंबाला से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल रेलवे ने नवरात्रों में 4 नई रेलवे गाड़ियों को जम्मू के लिए चलाने का फैसला किया है। जम्मू जाने वाली ये सभी रेलगाड़ियां अंबाला से होकर गुजरेंगी, जिससे जम्मू जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर बीएस गिल ने बताया कि नवरात्रों के दिनों में कटरा जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। नवरात्रों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 4 स्पेशल ट्रेनें फेस्टिवल सीजन में कटरा के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। उधर बॉलीवुड की नई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशक कर चुके नव कुमार राजू इन दिनों नारनौल दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां फायरिंग रेंज और अन्य प्राकृतिक धरोहर को देखने के लिए आए हुए हैं। नव कुमार राजू ने कहा कि उनका नारनौल की धरती से विशेष लगाव है। उन्होंने बताया कि देश में प्राकृतिक का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां तक बॉलीवुड की नजरें नहीं पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामीण परिवेश, दूरदराज के क्षेत्रों में बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत कुछ है। उनका नारनौल भ्रमण भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नारनौल पहुंचे नव कुमार राजू ने स्कूल में बच्चों को फिल्मी एक्टिंग की टिप्स भी दी। तो कई राज्यों समेत पास के देशों में भी एक्टिंग के गुर सिखा चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने वीरवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। देश के लगभग सभी शहरों में पेट्रोल के रेट में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़कर 101 रुपये 64 पैसे हो गई और वहीं डीजल भी 30 पैसे बढ़कर 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर से बिक रहा है।